एक्यूट लिवर फेलियर में नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत जल्दी लिवर फेलियर हो गया, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज एक्यूट लिवर फेलियर। अब ये क्या होती है, इसमें जल्दी से हेपेटिक एंसेफेलोपैथी डेवलप हो जाती है। इट इज डिफाइंड एज हेपेटिक एंसेफेलोपैथी अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ सडन सिवियर इंपेयरमेंट ऑफ द लिवर फंक्शंस इन अ पेशेंट हु वाज प्रीवियसली नॉर्मल लिवर। अब क्या होता है हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, क्या होती है, हेपेटिक मतलब लिवर की वजह से मसला हो रहा है, एंसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन में मसला हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स भर जाते हैं जो कि ब्रेन में चले जाते हैं, तो वो फॉगीनेस, कंफ्यूजन एंड कोमा कॉज करवाते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज एक्यूट लिवर फेलियर। एक्यूट लिवर फेलियर है क्या कि हेपेटिक एंसेफेलोपैथी डेवलप हो रही है, पेशेंट पहले बिल्कुल नॉर्मल था, अब उसको कंफ्यूजन है, कोमा एटसेट्रा। अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, कोई भी एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है जो कि मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन। कोई भी ड्रग्स हो सकती हैं, ड्रग टॉक्सिसिटी लाइक एसिटामिनोफेन, पैरासिटामोल की ओवरडोज की वजह से किडनीज और लिवर फेल हो जाता है। हेलोथेन, आइसोनियासिड, एंटी डिप्रेसेंट, सल्फोनामाइड्स एक्सेट्रा इन सबको यूज करने की वजह से लिवर फेलियर हो सकता है। ना आपको क्या याद रखना है, 3 ड्रग्स याद रखनी है, एसिटामिनोफेन की वजह से हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन की वजह से हो सकता है और एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से हो सकता है। सही है। फिर कोई भी टॉक्सिन्स लाइक मशरूम में कोई टॉक्सिन था या मिसलेनियस भी हो सकते हैं, शॉक एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से, बटक्यारी सिंड्रोम की वजह से, एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है। अब आपको ये तो पता चल गया कि एक्यूट लिवर फेलियर होता क्या है। तो एक्यूट लिवर फेलियर को भी हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया बेस्ड अपॉन कि कितनी जल्दी हेपेटिक एंसेफेलोपैथी तैयार हो रही है, तैयार मतलब बॉडी में आ रही है। सो दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू हाइपर एक्यूट, एक्यूट एंड सब एक्यूट। हाइपर एक्यूट मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी, लाइक लेस देन 7 डेज में जो है वो हेपेटिक एंसेफेलोपैथी डेवलप हो गई है, मोस्टली वायरल मार्कर्स और पैरासिटामोल की टॉक्सिसिटी की वजह से ऐसा होता है। देन एक्यूट है जो कि 8 से 28 डेज में हो रहा है, और सब एक्यूट है जो कि ग्रेटर देन 28 डेज में एंसेफेलोपैथी रेडी हो रही है। बार बार मेरी ज़बान पे आ रहा है रेडी हो रही है, इट्स नॉट गेटिंग रेडी, इट्स डेवलपिंग इन योर बॉडी। एंड देन वी हैव क्लिनिकल फीचर्स। तो न्यूरोलॉजिकल, जैसे कि पहले ही पता चल गया, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी होती है विच इज अ कार्डिनल मैनिफेस्टेशन टू लेबल अ पेशेंट एज एक्यूट लिवर फेलियर। एस्टेरिक्स हो सकते हैं जो कि बेसिकली फ्लैपिंग ट्रेमर्स होते हैं हाथों के अंदर, एंड देन सेरिब्रल एडीमा हो सकता है जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज हो सकता है, सेरिब्रल हाइपोक्सिया हो सकता है, हर्निएशन हो सकती है, कुशिंग्स रिफ्लेक्स हो सकता है। व्हाट इज कुशिंग्स रिफ्लेक्स? तो कुशिंग रिफ्लेक्स में होता है कि भाई आपको हो रही है हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर मेजर करो वो बढ़ा हुआ है और साथ में आप ईसीजी से हार्ट का रेट मेजर करो तो ब्रेडिकार्डिया आ रहा है। सो जो ये ऑपोजिट चीज़ें हो गई कि हाइपरटेंशन के साथ ब्रेडिकार्डिया आ गया, तो दैट्स कॉल्ड द कुशिंग्स रिफ्लेक्स। और ये कब होता है, न्यूरोलॉजिकल साइंस ऑफ द एक्यूट लिवर फेलियर में होता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं सिस्टमिक फीचर्स, जिसमें आपके पास सीवीएस को देखेंगे तो पहले ही बता दिया, हाइपर टेंशन विद ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकता है क्योंकि पेशेंट तो ट्राई कर रहा है कि वो बॉडी से जल्दी जल्दी टॉक्सिन्स निकाले। वन ऑफ द टॉक्सिन इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो जल्दी से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के चक्कर में हाइपर वेंटिलेट कर लेता है और उसकी वजह से हो जाती है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। फिर रीनल फेलियर हो सकता है, एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस हो सकती है क्योंकि हेपेटो रीनल सिंड्रोम डेवलप हो चुका है और बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया हो चुका है। फिर हेमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं लाइक कोएगुलोपैथी क्योंकि लिवर ने काम करना बंद कर दिया है। देन एंडोक्राइन हो सकता है विच इज हाइपोग्लाइसीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एड्रेनलिन इनसफिशिएंसी एक्सेट्रा। और स्प्लीनोमेगैली हो सकती है, एसाइटिस एंड एडीमा वुड इंडिकेट एडवांस स्टेज, क्योंकि नॉर्मली एक्यूट केसेस में ऐसा होता नहीं है क्योंकि एसाइटिस को डेवलप होने का ज़्यादातर टाइम ही नहीं मिल रहा होता, बट अगर हो रहा है इट मीन्स द डिसीज हैज़ बिन एडवांस्ड। और फिर लिवर में क्या चेंजेस आएंगे, लिवर आपको पहले तो नॉर्मल साइज का मिलेगा, लेकिन जब हेपेटोमेगैली डेवलप हो जाएगी उसके साथ साथ सडन एसाइटिस डेवलप हो जाएगी तो आप उसको कहेंगे बटक्यारी सिंड्रोम हो गया। व्हाट इज बटक्यारी सिंड्रोम? यू हैव हेपेटोमेगैली प्लस यू हैव सडन डेवलपमेंट ऑफ द एसाइटिस एंड इट इज कॉल्ड एज बटक्यारी सिंड्रोम। फिर आ जाते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। तो अब आपको पता है कि पेशेंट हेपेटिक एंसेफेलोपैथी डेवलप कर रहा है, यू नीड टू एडमिट द पेशेंट इन द आईसीयू और आपको हेमोडायनामिक एंड वेंटिलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप एक और काम करेंगे, एन एसिटाइलसिस्टीन को इंट्रावेनसली इन्फ्यूज करवा देंगे बॉडी में। ग्रेड 1-2 एंसेफेलोपैथी की वजह से ये सेरिब्रल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवाएगा और उसकी वजह से कंफ्यूजन कॉमा कम हो जाएगा क्योंकि टॉक्सिन्स बॉडी से रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, बॉडी से नहीं ब्रेन से रिमूव हो रहे हैं ड्यू टू आपने उसको एन एसिटाइलसिस्टीन दिया हुआ है। फिर सपोर्टिव थेरेपी तो देनी ही पड़ेगी, जैसे कि फ्लूइड बैलेंस करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करेंगे, ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करेंगे, हीमोफिल्ट्रेशन करवाएंगे ताकि रीनल फंक्शन बेहतर हो सके, रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे ताकि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस ना हो, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन अगर हैं तो उनको ट्रीट करेंगे, सेरिब्रल एडीमा को ट्रीट करेंगे। आप सेरिब्रल एडीमा को कैसे ट्रीट करते थे, आप बेड को एलिवेट कर देते थे, हाइपरटोनिक सलाइन देते थे ताकि आपके पास सोडियम 145 टू 155 मेंटेनेंस रहे क्योंकि लिवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, तो फिर आपको हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है तो फिर आप हाइपरटोनिक से लाइन देते हैं। इंट्रावीनस मैनीटोल देते हैं 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के लिहाज से, हाइपर वेंटिलेशन करवाते हैं पेशेंट की ताकि ये जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो जाएं। फिर अब आपको पता है पेशेंट की कोएगुलोपैथी भी हो गई है तो आप उसको विटामिन के भी देंगे, प्लेटलेट्स भी देंगे और एफएफपी यानी कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी देंगे। ये सब तो हमारे पास आ गई वो मैनेजमेंट जो आप हर इमरजेंसी के पेशेंट में कर रहे होते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें उस पेशेंट को परमानेंटली क्योर करने के लिए उसका लिवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। तो अगर हम लिवर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं तो उसका कोई क्राइटेरिया होगा, तो वो जो क्राइटेरिया होता है उसको हम कहते हैं क्राइटेरिया फॉर द ऑर्थोटॉपिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन इन केसेज ऑफ द एक्यूट लिवर फेलियर। सो लेट्स लुक एट दिस, ये होता क्या है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमारे पास आ गया एक्यूट लिवर फेलियर का पेशेंट, यू हैव टू डू द लिवर ट्रांसप्लांटेशन, यू नीड टू आइडेंटिफाई द कॉज कि क्या कॉज हो सकते हैं। नॉन पैरासिटामोल केसेस हो सकते हैं, पैरासिटामोल केसेस हो सकते हैं। इन केस द पेशेंट इज नॉन पैरासिटामोल केस, उसका फिर हम देखेंगे क्या क्राइटेरिया है। सो प्रोथ्रोम्बिन टाइम शुड बी ग्रेटर देन 100 सेकंड्स, क्योंकि हमने कहा कि कोएगुलोपैथी हो गई है, तो कोएगुलोपैथी मीन्स ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम है। अगर ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम है तो उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है वो 100 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए।
या फिर जो है वो इन बहुत सारे क्राइटेरिया में से कोई से भी 3 होने चाहिए, जैसे कि जॉइंडस टू इंसेफेलोपैथी टाइम इज़ ग्रेटर देन 7 डेज़, सही है। एज या तो 10 साल से कम है या फिर 40 साल से ज़्यादा है। तो फिर आप कर सकते हैं ड्रग इंड्यूस्ड, यानी कि हेलोथेन या फिर नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस की वजह से हुआ है। बिलिरुबिन इतनी ज़्यादा रेज़ हो गई है कि वो 300 माइक्रोमोल से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम 50 सेकंड से ज़्यादा है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम जो है वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम 100 सेकंड से ज़्यादा होता है, या फिर हमारे पास इन सारे फैक्टर्स में से 5 फैक्टर्स में से कोई से भी 3 होते हैं। जॉइंडस टू इंसेफेलोपैथी टाइम ग्रेटर देन 7 डेज, एज उम्र जो है वो 10 साल से कम है, 40 साल से ज़्यादा है, किसी ड्रग की वजह से हो गया है विच इज़ नॉट पैरासिटामोल, बिलीरुबिन इतना राइज हो गया है कि वो 300 माइक्रोमोल पर लीटर से ज़्यादा हो चुका है, और अगर आप एम पर डीएल में काउंट करें तो 17.6 mg पर डीएल से ज़्यादा हो चुका है, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम इन केसेस में 50 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि फैक्टर 5 का लेवल अगर लेस देन 15% है एंड एनसेफेलोपैथी ग्रेड 3 और 4 डेवलप हो चुका है, तो आप इमीडिएट लिवर ट्रांसप्लांटेशन बंदे की करनी पड़ेगी। फिर हमारे पास आ जाता है पैरासिटामोल केस। अब पैरासिटामोल केसेस में क्या होता है, अब उनमें आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे, आपका आर्टीरियल पीएच जो है वो 7.3 से कम हो चुका है, बॉडी में एसिडोसिस डेवलप हो रही है, सीरम क्रिएटिनिन 300 माइक्रोमोल पर लीटर से ज़्यादा है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम 100 सेकंड से ज़्यादा है, ग्रेड 3-4 एनसेफेलोपैथी है। तो बस आपको कुछ मेजर चीज़ें याद रखनी चाहिए, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम 100 सेकंड इज़ द लिमिट, बिलीरुबिन 300 माइक्रोमोल पर लीटर इज़ द लिमिट, क्रिएटिनिन भी 300 माइक्रोमोल पर लीटर, और आर्टीरियल पीएच 7.3 से कम है। यू नीड टू रिमेंबर दिस क्राइटेरिया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सच है क्रॉनिक लिवर डिजीज। अब क्रॉनिक लिवर डिजीज में क्या होगा, ये एंड स्टेज लिवर डिजीज होती है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरिवर्सिबल डिफ्यूज फाइब्रोसिस विद द फॉर्मेशन ऑफ रीजनरेटिव नॉड्यूल्स। अब लिवर का जो नॉर्मल पैरेन्काइमा है वो इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है कि उसके अंदर फाइब्रोसिस और नॉड्यूलर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, तो उसको हम लेबल कर देते हैं एज क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक लिवर डिजीज। अब इसमें क्या होता है कि क्रॉनिक लिवर डिजीज दो टाइप की हो सकती है, कंपनसेटेड या डीकंपनसेटेड। अब हम इसको डीकंपनसेटेड तब कहते हैं जब हम व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद जॉइंडर्स, वेराइसल हेमरेज, असाइटिस और इंसेफेलोपैथी, मतलब कि कंडीशन इतनी ज़्यादा सिवियर हो गई है कि बॉडी में असाइटिस, इंसेफेलोपैथी, वेराइसल ब्लीडिंग वगैरह डेवलप होना स्टार्ट हो गई है, इट इज कॉल्ड डीकंपनसेटेड। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, अभी इनिशियल स्टेजेस में है, तो इट इज कॉल्ड कंपनसेटेड। और सीएलडी सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज होता है पोर्टल हाइपरटेंशन का। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होती है हम आगे जाके पढ़ेंगे, पहले हम आ जाते हैं कॉजेज पे। तो भाई अगर लिवर का मसला हो रहा है तो हेपेटाइटिस तो होगा। हेपेटाइटिस इज व्हाट, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर पैरेन्काइमा। तो वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं इसके। फिर अल्कोहलिक लिवर भी हो सकता है, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कॉमन है। बिलियरी सिरोसिस हो सकता है, स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस हो सकता है, बट क्यूरी सिंड्रोम हो सकता है, कोई भी ऑटो इम्यून रीजन हो सकती है, विल्सन डिजीज, हीमोक्रोमाटोसिस, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आपको कोई से भी 3-4 याद रखने होते हैं। याद रखने के वायरल हेपेटाइटिस की वजह से, अल्कोहलिक लिवर डिजीज की वजह से, कोलिंजाइटिस या फिर स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस की वजह से, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, और विल्सन डिजीज। फिर हमारे पास आ जाती हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस। अब या तो पेशेंट जो इनिशियल स्टेजेस है उसमें एसिम्प्टोमेटिक होता है क्योंकि इतना स्लोली लिवर पैरेन्काइमा डैमेज हो रहा है, दूसरे लोग जो है वो उसको कंपनसेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो स्लोली पेशेंट जो है एनोरेक्सिक हो जाता है, उसका वेट लॉस होता है, उसको फटीग फील होती है क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन्स अब बढ़ना शुरू हो गए हैं। फिर उसके बाद मसला और बढ़ जाता है, पेशेंट को जॉइंडस होता है, लिवर काम नहीं कर रहा तो कोएगुलोपैथी होती है, लिवर काम नहीं कर रहा तो इंसेफेलोपैथी भी हो जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है, जिसके एंड रिजल्ट में असाइटिस भी होता है और एसोफेजियल वेराइसिस भी होते हैं। ये सारे तो सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट नोट करेगा और आपको बताएगा। फिर आ जाते हैं साइंस पे, जो आप अपनी एग्जामिनेशन में और आप अपनी हिस्ट्री में देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। तो लिवर जो है वो इनिशियली क्या होता है, आपके पास फर्म होता है, पाल्पेबल होता है, लार्ज होता है, लेकिन फिर वो तंग आ जाएगा, उसमें फाइब्रोसिस हो जाएगी और वो श्रंकन एंड नॉड्यूलर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं अगर कंपनसेटेड सिरोसिस है तो क्या होगा, तो ये होगा कि इंसेफेलोपैथी वेराइसिस तो डेवलप नहीं हुआ अभी पेशेंट में, तो क्या होगा, पैरोटिड एनलार्जमेंट हो जाएगी, जेंथिलाज्मा हो जाएगा, स्पाइडर एंजियोमेटा एंड पाल्मर इरिथमा हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन प्रोडक्शन। फिर आपके पास पैरोटिड एंड लिक्राइमल ग्लैंड्स की इनलार्जमेंट हो जाएगी, फिर आपके पास गायनिकोमेस्टिया एंड टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाएगी, स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी, पर्प्यूरा एंड पिगमेंटेड अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे, क्लबिंग हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ बॉडी में एक साथ डेवलप हो रही हैं। अब ये जो पैरोटिड एनलार्जमेंट, लिक्राइमल ग्लैंड की इनलार्जमेंट, बाइक की आवाज़ आ रही है बाहर से, तो पैरोटिड एनलार्जमेंट सही है, और एनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड एंड लिक्राइमल ग्लैंड्स, ये सब जो चीज़ें हैं ये डेवलप हो रही हैं क्योंकि जो आपके पास टॉक्सिन्स हैं और जो बिलीरुबिन है वो सारा जाके इन जगहों पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, सही है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, अगर इन केस सिवियर डिजीज होगी, डीकंपनसेटेड है, तो इंसेफेलोपैथी होगा, एस्टेरिक्सिस विच आर फ्लैपिंग ट्रेमर्स, असाइटिस, केपर्ट मेडुसा, एडिमा एंड फीटर हेपेटिकस। व्हाट इज फीटर हेपेटिकस, वैसे ये जो है वो आपके ब्रेथ में से एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है लिवर की वजह से, तो उसको हम कहते हैं फीटर हेपेटिकस। कीपट मेडुसा क्या होता है, यू नो कि अम्बलाइकस के इर्द गिर्द जो है वो वेन्स डायलेटेड हो जाती हैं, दे आर कॉल्ड एज अ कीपस मेडुसा। स्पाइडर एंजियोमेटा क्या होता है, पूरी बॉडी में जगह जगह पे वेन्स विजिबल हो जाती हैं, स्पाइडर फॉर्मेशन कर लेती हैं, जैसे स्पाइडर में एक फोकस होता है उसके इर्द गिर्द डायलेटेड वेन्स होती हैं, उनको हम स्पाइडर एंजियोमेटा कहते हैं। फिर हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस ऑफ दी क्रॉनिक लिवर डिजीज। पहले वो ये लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, सीरम एल्ब्यूमिन चेक करवाएंगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करवाएंगे, जो कि बेस्ट इंडिकेटर्स होते हैं। फिर हम एलएफटीज करवाएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट, उसमें आपके पास बिलीरुबिन रेज हुआ हुआ होगा, एलिवेटेड अमाइनो ट्रांसफरेजेस लाइक एएलपी एएसटीज होंगे, एलिवेटेड सीरम एएलपी होगा क्योंकि लिवर के हर चीज़ डैमेज हो रही है। इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आप चेक करेंगे तो हाइपोनेट्रीमिया होगा क्योंकि हेपाटोरीनल सिंड्रोम भी तो डेवलप हो रहा होगा ना साथ साथ। फिर आपके पास सीरम क्रिएटिनिन जो है वो एलिवेटेड होगा और उसकी कंसंट्रेशन 130 माइक्रोमोल पर लीटर से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो मार्कर हो जाएगा फॉर द वर्स्ट प्रोग्नोसिस।
और फिर सीबीसी में क्योंकि क्रॉनिक डिजीज़ है तो अनीमिया मिलेगा, ल्यूकोपीनिया मिलेगा और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी मिलेगा, क्योंकि जो फैक्टर्स इन सब चीज़ों को यानी रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स को बनने के लिए चाहिए वो सारे रिलीज़ होते थे लिवर से और जाते थे बोन्स के पास। अब रिलीज़ ही नहीं हो रहे तो बोन के पास जाएंगे नहीं, बोन ये सब स्ट्रक्चर्स बनाएगी नहीं, तो फिर ये सब हो जाएगा। फिर आ जाते हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज़। वो तो हम पढ़ रहे हैं। तो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में क्या होता है, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ मॉनिटरिंग द लिवर फंक्शन इन पेशेंट्स विद सीएलडी इज द सीरियल मेजरमेंट ऑफ द बिलिरुबिन, एल्ब्यूमिन एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम। मतलब आपको बार बार मेजर करना है इन ऑर्डर टू सी कि आपकी जो लिवर का फंक्शन है वो वर्स हो रहा है या फिर वो बेटर हो रहा है। तो क्या क्या मेजर करेंगे, बिलिरुबिन, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, क्योंकि ये प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं। फिर हमारे पास एक क्लासिफिकेशन आ जाती है टू फॉर द प्रोग्नोसिस ऑफ द सिरहोसिस विच इज कॉल्ड एज अ चाइल्डहुड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोग्नोसिस इन सिरहोसिस। लेट्स सी ये क्या होती है। अच्छा जी, तो हम आ गए थे कहाँ पे, हम आ गए थे चाइल्डहुड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोग्नोसिस एंड द सिरहोसिस। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हैं, तो हम देखते हैं असाइटीज़ का लेवल, इंसेफेलोपैथी का लेवल, बिलीरुबिन का लेवल, एल्ब्यूमिन का लेवल और प्रोथ्रोम्बिन टाइम का लेवल देखते हैं। सही है। अब इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। एक हमारे पास जिनको हम मार्क्स 1 देते हैं, 2 देते हैं और फिर 3 देते हैं। सही है। अगर हमारे पास असाइटीज़ नहीं है, इंसेफेलोपैथी नहीं है, तो वो नंबर 1 है। अगर असाइटीज़ और इंसेफेलोपैथी है पर वो माइल्ड है तो वो नंबर 2 है। और अगर असाइटीज़ और इंसेफेलोपैथी मार्क्ड है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, तो वो 3 है। सही है। ये 2 चीज़ें तो साइड पे हो गई। फिर हमारे पास बाकी की 3 चीज़ें बची, बिलीरुबिन, एल्ब्यूमिन, पीटी। तो बिलीरुबिन का आपको लेवल याद करना पड़ेगा कि अगर 34 से कम है, इसका मतलब है कि बिलीरुबिन जो है वो बॉडी से नॉर्मली एक्सक्रीट आउट जितना होना चाहिए उससे कम एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो उसका ब्लड में लेवल बढ़ना शुरू हो गया है, पर वो अभी 34 की लिमिट से कम है, तो वो नंबर 1 आ जाएगा। अगर वो 34 से लेकर 50 तक है तो वो नंबर 2 होगा, और अगर वो ग्रेटर देन 50 क्रॉस कर गया है तो वो 3 हो जाएगा। फिर हमारे पास एल्ब्यूमिन आ जाता है। एल्ब्यूमिन की भी सेम लिमिट है। अब एल्ब्यूमिन जो है वो ब्लड में ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन कर सके। अगर एल्ब्यूमिन 35 से ज़्यादा है, इसका मतलब है लिवर एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो मार्क नंबर 1 है। अगर एल्ब्यूमिन जो है वो 35 से कम हो गया है, यानी 28 से ऊपर है पर 35 से कम है, इसका मतलब है लिवर की एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन कम हो गई है, पर इतनी कम नहीं हुई कि वो 28 से कम हो जाए, और फिर इतना ज़्यादा मार्क हो गया कि वो 3 के लेवल पे आ गया, वो 28 से भी कम हो गया। सही है। तो हमने क्या याद रखना है कि 35 इज द लिमिट, 35 से कम होगा तो 28 इज द लिमिट, 28 से भी कम हो गया तो फिर वो मार्क नंबर 3 पे आ जाएगा। फिर आ जाता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो आपके पास नॉर्मली क्या होना चाहिए, लेस देन 4 सेकंड्स होना चाहिए। सही है। लेस देन 4 सेकंड्स है तो आपके पास 1 है। अगर 4 टू 6 सेकंड्स है तो वो क्या है, 2 है। और अगर वो ग्रेटर देन 6 है तो फिर वो 3 आ जाएगा, यानी कि क्या है, लिमिट इज 4। 4 से ज़्यादा होगा तो फिर वो उसका मार्क इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन सब मार्क्स को आपस में एडअप कर लेना है, सारे पांचों चीज़ों के मार्क्स को आपस में एडअप करके अगर लेस देन 7 बनता है तो चाइल्ड क्लासिफिकेशन ए है, अगर 7 टू 9 बनता है तो चाइल्ड क्लासिफिकेशन 2 है, और अगर ग्रेटर देन 10 बन जाता है नंबर, इसका मतलब है सारी चीज़ें 3 3 के मार्क्स में आ रही होंगी तभी ग्रेटर देन 10 बना है, तो चाइल्ड क्लासिफिकेशन सी है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसको क्लासीफाई कर क्यों रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें देखना है कि सिरोसिस कितना सिवियरिटी के साथ डेवलप हुआ है। तो जितना ज़्यादा चाइल्ड क्लासिफिकेशन का लेवल अप होता जाएगा उतनी ज़्यादा सिवियरिटी है, उतने ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस कम होते चले जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या होते हैं जब हम क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट को देख रहे होते हैं। तो अगर एल्ब्यूमिन बहुत कम है, इतनी कम है कि 28 से कम हो गई, तो वो पुअर फैक्टर है। सीरम सोडियम कम है, 125 से कम हो गया, हाइपोनेट्रीमिया बॉडी में डेवलप हो गया, दैट्स अ पुअर फैक्टर। पीटी इतना ज़्यादा एलोंगेट हो गया कि 6 सेकंड से बढ़ गया, दैट्स अ पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। फिर हमारे पास आ जाता है रेस्ड क्रिएटिनिन। अब क्रिएटिनिन अगर 130 से ज़्यादा होता है तो दैट्स अ पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, और अगर 300 से ज़्यादा होता है जैसे एक्यूट में होता है तो फिर लिवर ट्रांसप्लांटेशन करनी पड़ती है। अब इसमें हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, पेशेंट वुड कंप्लेन ऑफ परसिस्टेंट जॉइंटर्स, फिर बार बार असाइटीज हो रहा है, फिर वेराइसल हेमरेज हो रहा है। वेराइसल हेमरेज इज बेसिकली अ सर्जिकल इमरजेंसी। इंसिफेलोपैथी हो रही है, परसिस्टेंट हाइपोटेंशन है, फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू थेरेपी, आप कोई सी भी मेडिसिन दे रहे हैं, द पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू देम, कंटिन्यूसली उसको हाइपोटेंशन है, दैट्स द केस ऑफ पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स इन द सीएलडी। देन वी कम एट द टॉपिक ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होती है, जब आपके पास हेपेटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट इज ग्रेटर देन 5 मिलीमीटर ऑफ एचजी, दैट्स कॉल्ड एज अ पोर्टल हाइपरटेंशन। कितना, 5 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होती है। मोस्टली कॉज बाय द क्रॉनिक लिवर फेलियर होती है। क्लिनिकल फीचर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन वुड डेवलप जब पोर्टल वीनस प्रेशर 12 mm ऑफ एचजी से बढ़ जाएगा। अगर 5 से बढ़ा है दैट्स पोर्टल हाइपरटेंशन, बट इट वुड स्टार्ट बिकमिंग सिम्टोमेटिक जब वो 12 mm ऑफ एचजी से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, राइज हो जाएगा। नाउ द पोर्टल हाइपरटेंशन कुड बी ड्यू टू वेरियस कॉजेज। प्री हेपेटिक भी हो सकते हैं, इंट्रा हेपेटिक भी हो सकते हैं, पोस्ट हेपेटिक भी हो सकते हैं। तो प्री हेपेटिक अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि साइनोसॉइडल कैपिलरी से पहले पहले कोई भी मसला है, इट कुड बी ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द पोर्टल वेन बिफोर इट्स एंट्री इनटू द लिवर। अब वो पोर्टल वेन की थ्रोम्बोसिस हो गई, वहाँ पे कोई भी एम्बोलस है, थ्रोम्बस है, उसकी वजह से ब्लॉकेज हो रहा है, ब्लड आगे नहीं जा पा रहा, प्रेशर वुड स्टार्ट टू इंक्रीज। स्प्लीनिक वेन की थ्रोम्बोसिस हो गई है, या फिर आपके पास पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं उसके अंदर कोई भी ब्लॉकेज हो गई है। इंट्रा हेपेटिक यानी कि साइनोसॉइडल कैपिलरीज के अंदर कोई मसला आ गया, जैसे कि लिवर पैरेन्काइमा डैमेज हो गया, सिरहोसिस डेवलप हो गया, दैट्स द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, और वो हमारे लिए क्लिनिकली बहुत सिग्निफिकेंट है। देन मेटास्टैटिक मैलिग्नेंट डिजीज की वजह से कोई ब्लॉकेज है, या फिर आपके पास विल्सन डिजीज है जिसमें कॉपर डिपॉजिट हो रहा है चीज़ों के अंदर, तो फिर इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज है, दैट वुड ऑल्सो लीड टू द पोर्टल हाइपरटेंशन। देन वी हैव पोस्ट हेपेटिक कॉजेज। पोस्ट हेपेटिक कॉजेज में हमारे पास क्या हो जाता है, वीनस ब्लॉकेज विच इज आउटसाइड द लिवर, यानी कि अब आप पोर्टल वेन से साइनोसॉइडल कैपिलरीज में गए, साइनोसॉइडल कैपिलरी से भी बाहर चले गए, वहाँ पे जाके ब्लॉकेज आ गई, तो पीछे पूरा सिस्टम यानी साइनोसॉइडल कैपिलरीज और पोर्टल वेन सब डैमेज होना शुरू हो जाएगा, सब में प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये क्यों हो सकता है, बट-क्यारी सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है। अगर हार्ट फेल हुआ हुआ है, हाँ, राइट साइड ऑफ हार्ट ब्लड को नहीं इनटेक कर पा रहा, तो ब्लड की स्टेसिस स्टार्ट हो जाएगी, और स्टेसिस की वजह से प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। अब बट-क्यारी सिंड्रोम क्या होता था, ये होता था जब हमारे पास हेपेटोमेगैली
डेवलप हो जाती है प्लस सडन असाइटीज़ हो जाती है, तो वो इंडिकेट करती है कि आपको बर्ड सिंड्रोम है। फिर क्लिनिकल फीचर्स की तरफ ये तो हमने पढ़ लिया कि कॉजेज़ 3 तरह के हो सकते हैं, प्री हेपाटिक, पोस्ट हेपाटिक, इंट्रा हेपाटिक। क्लिनिकल फीचर्स में स्प्लीनोमेगाली होगी, क्योंकि जितना भी ब्लड है वो स्टेसिस कर रहा है। अब स्टेसिस करके उससे पीछे क्या चीज़ है, स्प्लीन है, तो स्प्लीन एक वेन में जमा हो जाएगा और उसकी वजह से हो जाएगा स्प्लीनोमेगाली। असाइटीज़ हो जाएगा, अब प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो सीरम है वो वेन के अंदर से लीक आउट करके एब्डोमिनल कैविटी में जमा होना शुरू हो गया है, तो असाइटीज़ हो जाएगा। फीटल हेपाटिकस क्या होता है, इट इज़ द ब्रेथ ऑफ द डेड दैट कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ द पेशेंट ऑफ द क्रॉनिक लिवर डिजीज़, ठीक है। अच्छा, ये क्यों होता है? क्योंकि पोर्टो सिस्टमिक शंटिंग होती है ब्लड की, जैसा कि आपको पता है कि पोर्टल जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें से सिस्टमिक की तरफ शंटिंग हो रही होती है, जो ईसोफेगस में हो सकती है, कैपेट मेडुसा उसकी वजह से डेवलप होते हैं, हेमरॉइड्स उसकी वजह से डेवलप होते हैं। तो अब ये करता क्या है कि हमारा लिवर जो है वो कुछ चीज़ों को कैप्चर करता है, विच आर कॉल्ड एज द मर्कैप्टन्स, जो कि फिल्टर आउट होते हैं, सही है। अब क्योंकि हमारा लिवर डैमेज हो गया है, वो सही से नहीं कर पा रहा, तो वो जो ब्लड, वो जो मर्कैप्टन्स हैं वो अब हमारे सिस्टमिक सिस्टम में आ जाएंगे डायरेक्टली विदाउट लिवर का वो जो फिल्टर लगा हुआ था उससे पास हुए बगैर, तो फिर मर्कैप्टन्स की वजह से फीटल हेपाटिकस होता है। फिर हमारे पास आ जाता है क्रूविल हियर बमगार्टन सिंड्रोम। वाओ। सो इसमें क्या होता है कि वीनस हम ऑन ऑस्कल्टेशन फ्रॉम द डिस्टेंशन ऑफ द पैरा अम्बलाइकल वेन्स। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो पैरा अम्बलाइकल वेन्स होती हैं उनकी डिस्टेंशन हो जाती है। जब आप उसके ऊपर अपनी स्टेथोस्कोप लगा के ऑस्कल्टेट करते हैं तो देयर वुड बी वीनस हम साउंड प्रोड्यूस होगा, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, पोर्टल हाइपरटेंशन। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, असाइटीज, वेराइसल ब्लीडिंग, हाइपरस्प्लीनिज्म, कंजेस्टिव गैस्ट्रोपैथी, हेपाटिक इंसेफेलोपैथी, रीनल फेलियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आ जाती है असाइटीज। असाइटीज में क्या होता है, देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ द एक्सेस फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। अब आपके पास हमने पहले भी बताया था पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, सीरम वुड लीक आउट, जब सीरम लीक आउट करेगा पेरिटोनियल कैविटी में जमा होगा तो असाइटीज हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, क्लिनिकली डिटेक्टेबल तब होता है जब 500 ml से ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, कहाँ पर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। 500 ml इज द लिमिट। पैथोजेनेसिस में अब हमारे पास क्या होगा, साइनोसॉइडल हाइपरटेंशन हो सकती है। साइनोसॉइडल हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो रहा है, पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से सीरम फ्लूइड लीक आउट कर रहा है, पहली रीज़न। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि जो पोर्टल वेन है उसमें ऐसा सब्सटेंस जो कि ब्लड के सीरम को होल्ड करके रखता था वो कम हो रहा है। अब वो कौन सा सब्सटेंस होता है जो ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ाता है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन वाटर और सीरम को अपने साथ बाइंड करके रखते हैं। जब उसकी कमी हो जाती है तो सीरम, वाटर, ये सब अंदर नहीं रह पाते, तो वेन से लीक आउट करना शुरू कर देते हैं। सो हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो सकता है, विच कॉजेज डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर एंड ट्रांसुडेशन ऑफ द फ्लूइड। देन हेपाटिक लिम्फ भी पेरिटोनियल कैविटी में जा सकता है, स्प्लैंक्निक वेसोडाइलेशन की वजह से हो सकता है, और हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के सेकेंडरी कॉजेज की वजह से भी हो सकता है, सही है। यानी कि आपकी बॉडी जो है वो सोडियम और वाटर को ज़्यादा रिटेन करिए, वो इतना एक्सेस सोडियम वाटर कहाँ जाएगा, दैट वुड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द स्पेसेस, तो वो भी जो है वो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। अब व्हाट आर द साइंस ऑफ द असाइटीज, तो देयर वुड बी एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड देयर वुड बी फ्लूइड थ्रिल एंड शिफ्टिंग डलनेस टू परकशन, ये आप अपने एग्जामिनेशन में फाइंड आउट करते हैं। फ्लूइड थ्रिल कैसे चेक करते हैं, यू विल प्लेस योर हैंड इन द मिडल ऑफ द एब्डोमेन एंड देन यू विल एक साइड से आप टैप करेंगे और दूसरी साइड पे आपको जो है वो मूविंग शिफ्टिंग फ्लूइड महसूस होगा, दैट्स कॉल्ड फ्लूइड थ्रिल। शिफ्टिंग डलनेस क्या होती है, शिफ्टिंग डलनेस ये होती है कि आप पेशेंट को परकस करते हैं एंड देन यू चेक ऑन द वन साइड, और फिर आप टिल्ट करते हैं और फिर थोड़ी टाइम के लिए उसको वहाँ रहने देते हैं, क्योंकि वो फ्लूइड है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। नाउ व्हेन यू विल परकस इट विल बी डलनेस होगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड सारा एक्यूमुलेट हो गया है, तो दैट्स कॉल्ड एज अ शिफ्टिंग डलनेस। देन मैनेजमेंट में क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें पता है कि ये हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से हो सकता है, यानी कि वाटर और सोडियम की रिटेंशन की वजह से हो सकता है, तो वी विल रिस्ट्रिक्ट द वाटर एंड सोडियम इनटेक इन द बॉडी। तो आपको क्या करना है, आपको इतना सोडियम लेना है विच इज लेस देन 100 मिली मोल पर डे। यू वोंट टेक एडेड सॉल्ट्स इन योर डाइट, और वाटर आपको 1 to 1.5 लीटर पर डे लेना है, वो भी तब जब आपका सीरम सोडियम लेवल जो है वो 125 के इर्द गिर्द होगा। अगर आपका सोडियम लेवल बिल्कुल ही कम है तो यू विल डिक्रीज योर वाटर इनटेक इवन बिलो 1 लीटर पर डे। देन वी विल टेक डायूरेटिक्स, ताकि जितना भी एक्सेस ऑफ द फ्लूइड है वो बॉडी में से बाहर जाए। व्हाट आर और चॉइस ऑफ डायूरेटिक्स, हम स्पाइरोनोलैक्टोन यूज़ करते हैं या फिर हम फ्यूरोसोमाइड यूज़ करते हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास जो है स्पाइरोनोलैक्टोन जो है वो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होता है, ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अब कुछ पेशेंट्स जो होते हैं उनको होता है रिफ्रैक्टरी असाइटिस। व्हाट इज रिफ्रैक्टरी असाइटिस, ये तब होता है जब आप डायूरेटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं पर फिर भी असाइटिस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब हम लेबल कर देते हैं कि ये रिफ्रैक्टरी असाइटिस है। जब हम 400 mg की लिमिट में पहुंच गए स्पाइरोनोलैक्टोन, हमने स्पाइरोनोलैक्टोन दिया, फिर उसकी डोसेज इंक्रीज की और हम 400 mg पे पहुंच गए, पर फिर भी फर्क नहीं पड़ा। 400 mg फॉर स्पाइरोनोलैक्टोन एंड 160 mg फॉर फ्यूरोसोमाइड, अगर कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट इज लेबल्ड एज रिफ्रैक्टरी असाइटिस। अब रिफ्रैक्टरी असाइटिस हो गया तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप करेंगे पैरासिंथेसिस। पैरासिंथेसिस का मतलब है कि आप जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर से फ्लूइड को बाहर निकालेंगे। अब कैसे बाहर निकालेंगे, नीडल के जरिए से। सो ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है फॉर रिफ्रैक्टरी असाइटिस। आप 3 to 5 लीटर ऑफ फ्लूइड डेली निकालते हैं, इतना निकालते हैं कि पेरिटोनियल कैविटी ड्राई हो जाती है। अब क्योंकि आप फ्लूइड निकाल रहे हैं उसके साथ साथ एल्ब्यूमिन भी लीक आउट हो सकती है, तो यू विल ऑल्सो गिव एल्ब्यूमिन रिप्लेसमेंट, ताकि वो फ्लूइड जो है वो वेन्स के अंदर जाए एज कम्पेयर टू बाहर आने के। तो 6 to 8 ग्राम पर लीटर ऑफ जब आप असाइटिस रिमूव करते हैं, असाइटिक फ्लूइड रिमूव करते हैं, तो आप एल्ब्यूमिन देते हैं टू सपोर्ट द सर्कुलेशन। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम इसके साथ साथ। अच्छा, अब हम कब नहीं करते, जो हमारे पास नॉर्मली पूछा जाता है कि हम पैरासिंथेसिस कब नहीं करते, तो हम तब नहीं करते जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। असाइटिस के केस में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो बहुत सीवियर होता है, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, और इस केस में एब्डोमेन बहुत टेंडर होता है और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, तो हम पैरासिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। और इस वजह से भी नहीं करते क्योंकि उसमें रिस्क होता है एक्यूट रीनल फेलियर का।
देन व्हाट अदर ट्रीटमेंट्स कुड बी प्रोवाइड टू द पेशेंट टिप्स, ये बहुत ही फेमस अक्सर आता है कि व्हाट इज टिप्स या फिर क्या डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है, तो हम परमानेंट ड्रेनेज सिस्टम बना देंगे। अब परमानेंट ड्रेनेज सिस्टम में क्या हो सकता है, ट्रांस जग्युलर इंट्राहेपेटिक पोर्टो सिस्टमिक शंट, नाम से ही पता चल रहा है कि हमने एक जग्युलर वेन और एक हेपेटिक सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर दिया है। सर्जिकल शंट्स या फिर लिवर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। पेरिटोनियो वीनस शंटिंग कर सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं ली वीन शंट है कंटेनिंग वन वे वाल्व। वन एंड इज प्लेस्ड इन द असाइटिक फ्लूइड विद इन द पेरिटोनियल कैविटी, दूसरा जो उसका एंड होता है उसको आप सबक्यूटेनियसली इंटरनल जगुलर वेन के अंदर डाल देते हैं और फिर आप उसको सुपीरियर वेना कावा में पहुंचा देते हैं। असाइटिक फ्लूइड रिमूव फ्रॉम द हाई प्रेशर पेरिटोनियल कैविटी में बहुत ज़्यादा प्रेशर जमा हुआ है टू द सुपीरियर वेना कावा। दैट्स इट। टिप्स कर सकते हैं, पेरिटोनियो वीनस शंटिंग कर सकते हैं, वो नहीं हो वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते हैं तो फिर हम पैरासिम्पैसिस करते रहेंगे और डायूरेटिक्स देते रहेंगे। अच्छा, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि असाइटिस होता क्या है और अगर हो जाए तो फिर करना क्या है और पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या हो सकती है। अब जो है वो असाइटिक फ्लूइड दो तरह का हो सकता है, ट्रांसुडेटिव हो सकता है और एक्सुडेटिव हो सकता है, यानी कि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से असाइटिस हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि असाइटिस होकर पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ना हो। तो अब इसमें हम कौन सा स्कोर काउंट करते हैं, हम इसमें करते हैं साग स्कोर या SAG स्कोर। अगर वो ग्रेटर देन 1.1 ग्राम पर DL है तो हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से है, अगर वो लेस देन 1.1 ग्राम है तो हम कहते हैं नॉन पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से है। सही है। अच्छा, अब पोर्टल हाइपरटेंशन किस वजह से डेवलप होती है, सिरहोसिस की वजह से, एक्यूट हेपेटाइटिस की वजह से, लिवर मेलिग्नेंसी की वजह से, राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से, बटक्यारी सिंड्रोम एक्सेट्रा। तो जब ये सारे कॉजेज आते हैं जिसमें लिवर या उसके ऊपर की कोई पैथोलॉजी इन्वॉल्व होती है, पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होती है, तो हमारे पास SAAG स्कोर इज ग्रेटर देन 1.1 ग्राम पर DL। और दूसरा होता है नॉन पोर्टल हाइपरटेंशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा स्कोर होता है वो लेस देन 1.1 ग्राम पर DL होता है, क्योंकि यहाँ पे हम अब क्या हो रहा है, पेरिटोनाइटिस की वजह से हो सकता है, पेरिटोनियल कार्सिनोमा की वजह से, पेनक्रियाटाइटिस, वस्कुलाइटिस, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, मेग सिंड्रोम, हाइपोथायरॉइडिज्म, यानी कि कोई भी कॉज है विच इज नॉट डेवलपिंग द पोर्टल हाइपरटेंशन, उसकी वजह से अगर कोई हो रहा है तो वो आ जाएगा SAAG स्कोर इज लेस देन 1.1 ग्राम। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो SAAG हम बोल रहे हैं ये है क्या, ये बेसिकली आप सीरम की जो एल्ब्यूमिन है उसको असाइटिक फ्लूइड के एल्ब्यूमिन में से माइनस कर रहे हो। तो सीरम की एल्ब्यूमिन हमेशा हाई होती है, असाइटिक फ्लूइड क्योंकि वो फिल्टर आउट होकर आ रही है उसकी हमेशा लो होनी चाहिए। सही है। तो अब SAAG इज द ग्रेडियंट बिटवीन द सीरम एल्ब्यूमिन एंड असाइटिक फ्लूइड एल्ब्यूमिन। इट इज हेल्पफुल इन डिस्टिंग्विशिंग द असाइटीज ऑफ लिवर ऑरिजिन फ्रॉम द असाइटीज ऑफ द पेरिटोनियल ऑरिजिन। इन केसेस ऑफ द एक्सुडेटिव असाइटीज टोटल प्रोटीन कंसंट्रेशन जो है वो 25 ग्राम से ज़्यादा होगी। अच्छा, एक्सुडेटिव क्या है, एक्सुडेटिव में जो प्रोटीन कंसंट्रेशन है, कहाँ की प्रोटीन कंसंट्रेशन, एक्सुडेट का मतलब होता है प्रोटीन लीकेज हो रहा है कहीं से। अब वो कैसे हो सकता है, अगर हमारे पास असाइटिक फ्लूइड में भी प्रोटीन बढ़ना शुरू हो जाएगा तो जो डिफरेंस है, जो हमारा माइनस करके वैल्यू निकल रहा है वो कम आएगा। जब वो कम आएगा तो हम कहेंगे ऐसे EG स्कोर जो है वो 1.1 से कम है। एक्सुडेटिव असाइटीज़ जो होता है उसमें प्रोटीन रिच होता है, उसमें सेल्स भी बहुत सारे होते हैं और उसमें प्रोटीन कंसंट्रेशन 25 ग्राम से ज़्यादा होती है। ट्रांसुडेटिव असाइटीज़ कब होता है, जिसमें प्रोटीन कंसंट्रेशन 25 से कम होती है, यानी प्रोटीन फिल्टर आउट होकर बाहर नहीं निकल रही है, तो सीरम का एल्ब्यूमिन ज़्यादा होगा, असाइटिक फ्लूइड का कम होगा। इसकी वैल्यू जो है जब हम माइनस करेंगे तो क्योंकि सीरम एल्ब्यूमिन तो ज़्यादा है तो 1.1 से ज़्यादा आएगी, तो हम कहते हैं ट्रांसुडेटिव। तो इन केसेस जब हमारे पास 1.1 से हम कम हैं तो एक्सुडेटिव है, यानी कि आप बस इससे याद रख लो कि बैक्टीरियल सेल ज़्यादा हैं, प्रोटीन ज़्यादा है। और दूसरा केस जो है वो 1.1 से जब हम ज़्यादा हैं तो हम ट्रांसुडेटिव हैं, क्योंकि सीरम एल्ब्यूमिन तो फिल्टर आउट हो नहीं रहा है, बस जो है वो फ्लूइड फिल्टर आउट हो रहा है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आ जाते हैं ईसोफेजियल वेराइसिस। ईसोफेजियल वेराइसिस जो होते हैं वो तब होते हैं जब आपके पास फोटोसिस्टमिक शंटिंग हो रही थी। फोटोसिस्टमिक शंटिंग हो रही थी पोर्टल हाइपरटेंशन में, जो भी एक्सेस प्रेशर है उसको डाइवर्ट करने के लिए। अब इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली होता है कि पेशेंट जो है वो वॉमिटिंग कर रहा है और वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आ रहा है। अब वो ब्लड कहाँ से आ रहा है, ईसोफेगस से आ रहा है। ईसोफेगस में जब आपकी वॉमिटिंग में ब्लड आता है, वॉमिटिंग को कहते हैं एमिसिस, और ब्लड आएगा तो हम कहेंगे कि ये हो गई है हेमाटेमेसिस, और अपर जीआई ब्लीडिंग की वजह से होती है। और कब होती है, जब पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से फोटोसिस्टमिक शंट बनना शुरू हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन साइट इसकी लोअर ईसोफेगस होता है। इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ फोटोसिस्टमिक शंट कहाँ कहाँ बनते हैं, इनमें क्या होता है, तीन जगह होती हैं, एक ईसोफेगस में, एक अराउंड द अम्बलाइकस, और एक जो होते हैं वो हमारी हेमरॉइडल स्पेस में होते हैं। सही है। तो तीन जगह से बन सकते हैं। फोटो सिस्टमिक शंट में वही आ जाती है बात कि ईसोफेजियल वेराइसिस कॉज कर सकता है, कैपेट मेडुसा एंड हेमरॉइड्स। एंड वेन्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो पोर्टल सर्कुलेशन में शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन थी, जहाँ से ब्लड वहाँ से जाने की बजाय कहाँ जा रहा है, सब म्यूकोजल वेन्स में जा रहा है, क्योंकि वो म्यूकोजा के बिल्कुल नीचे हैं और वो जल्दी से डिस्टर्ब हो जाती हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉजिंग द हेमाटेमेसिस। कैपेट मेडुसा क्यों डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि ब्लड अम्बलाइकल वेन में जाने की बजाय एब्डोमिनल वॉल की वेन्स में जा रहा है, क्योंकि वेन्स जो है वो स्किन से करीब हैं तो वो डायलेटेड स्किन के ऊपर दिखाई देंगी। हेमरॉइड्स में क्या होता है कि इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन में जाने की बजाय अब वो सुपीरियर हेमरॉइडल प्लेक्सस में आ गया है, तो उसकी वजह से जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग पर रेक्टम के केसेस आएंगे। अब आपके पास ये जो है वो ईसोफेजियल वेराइसिस डेवलप हो गए, अब इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। एज आई सेड अर्लियर कि ये एक इमरजेंसी सर्जिकल इमरजेंसी है, यू हैव टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, वरना वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इट विल परफोरेशन भी हो सकती है उसके रिजल्ट में। सो यू विल असेस द पल्स एंड द ब्लड प्रेशर, फिर उसके बाद आप 2 वाइट बोर्ड कैनोला लगाएंगे जो हर इमरजेंसी केस में लगाए जाते हैं। आप क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलॉइड सॉल्यूशंस देंगे ताकि पेशेंट का जो फ्लूइड बैलेंस है वो मेंटेन हो सके। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे ताकि HB जो है वो 8 ग्राम से ज़्यादा रहे, क्योंकि ब्लड का लीकेज हो रहा है। अब इसमें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उसको टर्ली प्रेसिन देंगे, विच इज़ द ड्रग टू रिड्यूस द पोर्टल प्रेशर। जैसे ही प्रेशर कम होगा, ब्लड डाइवर्ज होना कम होगा, तो आपके पास वेराइसिस की ब्लीडिंग कम हो जाएगी।
एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन। एंडोस्कोपी करनी होगी टू सी कि ब्लीडिंग हो कहाँ से रही है और कौन सी साइट है, और फिर आप वहीं पे एंडोस्कोप के जरिए से बैंड लाइगेशन भी कर देते हैं टू स्टॉप द ब्लीडिंग, एंड यू विल स्टार्ट गिविंग द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, क्योंकि अब जो ब्लीडिंग हुई है वहाँ पे एक डिफेक्ट कॉज हुआ है, वहाँ पे अल्सरेशन हो सकती है अगर उसके ऊपर आके एसिड जो है वो लगता रहेगा। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कि एसिड वहाँ पर आके लगे, आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे देते हैं ताकि सेकेंडरी ब्लीडिंग ना हो। Then we have endoscopic band ligation। ये क्या होती है? Band ligation is the method of choice which is widely used as the initial treatment। अब इसमें जो है वो आप कम कर देते हैं इसोफेजियल परफोरेशन और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के चांसेस कम कर देते हैं। जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है वहाँ पे आपने बैंड लाइगेशन कर दी। इसके अलावा जिन वेन्स में से ब्लीडिंग हो रही थी उनके अंदर आप एक जो है वो स्क्लेरोजिंग एजेंट डाल देते हैं। वो स्क्लेरोजिंग एजेंट क्या होता है? वो उसका नाम है पोलिडोकेनल 1 विच इज़ 3%। ठीक है, पोलिडोकेनल 1 3% आप डालते हैं। इट हैज़ अ हायर चांसेस ऑफ इसोफेजियल परफोरेशन एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, क्योंकि आपने वेनस ड्रेनेज को कम कर दिया है। ब्लड की स्टेसिस हो सकती है और कोई भी डैमेज हो सकता है। नाउ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एज वी सेड अर्लियर हम टर्लीप्रेसिन देते हैं विच इज़ द एजेंट ऑफ चॉइस। ये बहुत सेफ होता है। ऑक्ट्रियोटाइड देते हैं विच इज़ सेफ एंड इक्वली इफेक्टिव। एंड देन वेसोप्रेसिन देते हैं जो कि वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है, वीनस वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम हो जाती है। बट इट कैन कॉज द मीसेंटेरिक इस्कीमिया, इट कैन कॉज द कार्डियक अरिथमियाज, इट कैन कॉज द म्योकार्डियल इंफाक्शन और प्रेसिपिटेट द म्योकार्डियल इंफाक्शन एज वेल। फिर हमारे पास आ जाता है, अगर हम ये सारी चीज़ें हम नहीं दे रहे तो हम नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की एग्जांपल होती है प्रोप्रानोलोल, और ये प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ वेराइसल ब्लीडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। दीज एजेंट्स आर ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ द एक्यूट वेराइसल ब्लीडिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर जैसे ही आपके पास पेशेंट आएगा, यू हैव टू गिव हिम द टर्लीप्रेसिन, ऑक्ट्रियोटाइड या फिर वेसोप्रेसिन इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ब्लीडिंग इमीडिएटली। एंड फिर उसके बाद अगर हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो बलून टेम्पोनेट होता है। बलून टेम्पोनेट हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम एंडोस्कोपी कर रहे हैं पर वो काम नहीं कर रही, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी काम नहीं कर रही, और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि आप जो है वो एंडोस्कोप से कोई फाइनल रिजल्ट ही नहीं कर रहा। सो व्हाट यू विल डू इज कि यू विल टेक अ ट्यूब विच इज कॉल्ड एज द सेंग्स-टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। सेंग्स-टेकन ब्लैकमोर ट्यूब आप लेते हैं, उसके एंड पे बलून लगा हुआ होता है। यू गो इनसाइड द गैस्ट्रिक ईसोफेगस एंड यू इन्फ्लेट द बलून टू 300 ml ऑफ एयर। 300 ml ऑफ एयर उसके अंदर भर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, आप देखते हैं कि उसके अंदर का प्रेशर 40 mmg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन केस अगर ज़्यादा है तो आपको उसको डिफ्लेट करना होगा थोड़ा सा, और हर 12 घंटे के बाद इसको डिफ्लेट करते हैं, क्योंकि जहाँ पे वो बलून हुआ हुआ है, इन्फ्लेट हुआ हुआ है, वहाँ पे वो म्यूकोजल डैमेज कर रहा है, तो वो परफोरेशन भी कॉज करवा सकता है। सो यू हैव टू प्रिवेंट द म्यूकोजल डैमेज। तो हर 12 घंटे के बाद आप उसको डिफ्लेट करते हैं। उसमें 40 mm ऑफ एच से ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, और एयर प्रेशर कितना आप उसके अंदर डालते हैं? अराउंड 300 ml ऑफ एयर होनी चाहिए। इसोफेजियल परफोरेशन या एस्पायरेशन नमूनिया इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अच्छा, अभी तक जितनी भी हमने ट्रीटमेंट पढ़ी कि हमने टर्लीप्रेसिन दिया, ऑक्ट्रियोटाइड दिया, हमने एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन करने की कोशिश की, हमने बलून टेम्पोनेट यूज़ करने की कोशिश की, दैट वाज टू प्रिवेंट द इमीडिएट ब्लीडिंग। लेकिन हमें अल्टीमेटली करना क्या होता है? अल्टीमेटली तो हमें उसके जो उसका कॉज हो रहा है, जिस वजह से वेराइसल ब्लीडिंग हो रही है, उसको ट्रीट करना पड़ेगा। सो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? पोर्टो सिस्टमिक शंटिंग की वजह से प्रॉब्लम कॉज हो रहा था, तो हम अब क्या करेंगे? पोर्टो सिस्टमिक शंटिंग करेंगे, बट वी विल टेक अ डिफरेंट रूट। डिफरेंट रूट कौन सा होता है? उसको हम कहते हैं ट्रांसजगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टो सिस्टमिक शंट, यानी कि यू आर शंटिंग द हेपेटिक सिस्टम टू द इंटरनल जुगुलर वेन और वहाँ से सुपीरियर वेना कावा, ताकि जितना भी ब्लीडिंग है वो लेफ्ट साइड पे आने की बजाय, लेफ्ट साइड पे क्या है आपका? ईसोफेगस है, अम्लाइकस है, हेमरॉइड्स है, वहाँ से वो राइट साइड और सुपीरियर सर्कुलेशन से राइट हार्ट साइड पे चला जाए। नाउ इंडिकेशंस क्या हो सकती हैं टिप्स करवाने की? वेराइसल ब्लीडिंग हो रही है जो कि किसी भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। हेपेटिक वीनस प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि 20 mm ऑफ एच से ज़्यादा हो चुका है। हमें पता है कि 12 mm ऑफ एच अगर प्रेशर हो जाए तो वो साइंस प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है पोर्टल हाइपरटेंशन के। अब वो इतना बढ़ गया कि वो 20 से ज़्यादा हो गया। देन ब्रिज टू ट्रांसप्लांट इन पेशेंट्स विद वेराइसल हेमरेज, रिफ्रैक्टरी असाइटिस बार बार हुए जा रहे हैं, या फिर चाइल्ड क्लासिफिकेशन ए और बी, और आपको पता है कि अभी सिरोसिस की प्रोग्नोसिस बेटर हो सकती है अगर आपको इंटरवेंशन करेंगे, तो आप ये कर देते हैं। Then method क्या होता है? It uses a stent which is placed between the portal vein and the hepatic vein within the liver to produce a portosystemic shunt and therefore reduce the portal pressure. And then you will attach it with internal jugular vein using the local anesthetic, analgesia and sedation. कब आप ये वाला प्रोसीजर टिप्स या फिर ट्रांसजगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टमिक शंट नहीं करवाएंगे? इन केस अगर पोर्टल वेन की थ्रोम्बोसिस है। अब पोर्टल वेन की थ्रोम्बोसिस है और आप ऊपर लिवर और इंटरनल जो आपकी सर्कुलेशन है उसको आपस में कनेक्ट कर जा रहे हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन को और पोर्टल सिस्टम को, तो जहाँ पे थ्रोम्बोसिस है वो तो ट्रीट ही नहीं हो रहा, उसके ऊपर ही आप इंटरवेंशन कर रहे हैं। सो पोर्टल में थ्रोम्बोसिस हो तो नहीं करते। सिवियर हेपेटिक इंसेफेलोपैथी डेवलप हो रही है, पहले ही पेशेंट जो है वो कॉमा कंफ्यूजन में, यू वोंट गिव द एनेस्थीसिया टू द पेशेंट। राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, तो आप जितने भी शंट्स बनाते रहें, अल्टीमेटली ब्लड को हार्ट में जाने और हार्ट का फेलियर हो चुका है, वो ब्लड को पंप नहीं कर सकता। इंट्राहेपेटिक मैलिग्नेंसी हो तो फिर आप लिवर को छेड़ते ही नहीं है, क्योंकि मैलिग्नेंट सेल्स जो होते हैं वो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में मेटास्टेसाइज कर सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस, अगर आपने प्रोसीजर कर दिया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? तो लिवर कैप्सूल की परफोरेशन हो सकती है, पोस्ट शंट इंसेफेलोपैथी हो सकती है, क्योंकि अब चीज़ें जो है वो फिल्टर नहीं हो रही, लिवर में तो जा ही नहीं रहे, टॉक्सिन सारे के सारे ब्लड में घूम रहे हैं, तो उसकी वजह से इंसेफेलोपैथी हो सकती है। या फिर जो आपने शंट बनाया है उसकी स्टेनोसिस हो सकती है, तो वापस से असाइटिस, वापस से पोर्टल हाइपरटेंशन और असाइटिस वापसी आ जाएगा। नाउ व्हाट आर द सर्जिकल मैनेजमेंट? सर्जिकल मैनेजमेंट में जब चाइल्ड क्लासिफिकेशन ए है, आपको पता है प्रोग्नोसिस अभी बहुत अच्छी है, अगर आपको इंटरवेंशन करेंगे देन यू विल डू व्हाट? यू विल डू द सर्जिकल ट्रीटमेंट।
एंड द अदर इंडिकेशन वुड बी पोर्टल हाइपरटेंशन इन द एब्सेंस ऑफ सिरोसिस। अभी पोर्टल हाइपरटेंशन तो है बट सिरोसिस डेवलप नहीं हुआ। अब आप कर क्या सकते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट में आप शंटिंग ही करते हैं। तो नॉन सिलेक्टिव शंट्स होते हैं और सिलेक्टिव शंट्स होते हैं। नॉन सिलेक्टिव शंट्स कौन से होते हैं कि एंड टू एंड पोर्टो केबल शंट, सेंट्रल स्प्लीनो रीनल शंट एंड साइड टू साइड पोर्टो केबल शंट। पोर्टो केबल शंट डालेंगे तो वो होगा नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे मसला है बस उसी प्लेस को आपने शंट किया है, तो दैट कुड बी डिस्टल स्प्लीनो रीनल और वॉरेन शंट, दैट कुड बी मीजो केबल शंट और दैट कुड बी सार्फे शंट और एच ग्राफ्ट, right? So selective shunts would be of three type: Warren shunt, mesocable shunt, Sarfe shunt.